गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 गैसियस अवस्था, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर भौतिक रसायन। आज हम इसमें नए टॉपिक गैसों का अणुगति सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। गैसों का अणुगति सिद्धांत गैसों के नियम का सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम बर्नौली ने दिया था। इस सिद्धांत को क्लासियस, वान डर वाल्स, बोल्ट्जमान, मैक्सवेल, केल्विन आदि वैज्ञानिकों ने विकसित भी किया। यह सिद्धांत गैसों के आणविक गुणों को समझाने के लिए बहुत ही सफल रहा है। तो गैसों का अणुगति सिद्धांत एग्जाम में कई बार आता है और पूछा जाता है कि गैसों के अणुगति सिद्धांत के मुख्य अभिग्रत लिखिए, यानी मेन पोस्टुलेट लिखिए। तो सबसे पहले हम वही देखेंगे कि अणुगति सिद्धांत के मुख्य अभिग्रत या मेन पोस्टुलेट क्या है। मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसियस सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि गैसों के अणुगति सिद्धांत के मुख्य अभिग्रत लिखे हुए हैं, जिसमें यह कल्पना की गई है कि गैसों के अणु काल्पनिक है, मतलब आइडियल स्थिति की कल्पना की गई है। देखिए, प्रत्येक गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं। ओके, किसी एक गण के समस्त अणु समान होते हैं, परंतु अन्य गैस के अणुओं से भिन्न होते हैं। किसी एक गैस के समस्त अणु समान होते हैं, परंतु अन्य गैसों के अणुओं से भिन्न होते हैं। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गैसों के अणु सूक्ष्म यानी छोटे, गोलाकार, कठोर एवं प्रत्यास्थ होते हैं, जिनका आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। उनका जो आयतन होता है, वॉल्यूम, वो गैस के कुल आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। एवं अणुओं की परस्पर टक्कर के दौरान ऊर्जा भी नष्ट नहीं होती। ये वाली आइडियल है कि नहीं। देखिए, गैसों के अणु सूक्ष्म होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोलाकार होते हैं, तो पूरे एकदम गोलाकार हो ये भी जरूरी नहीं है। कठोर होते हैं, ठीक है। प्रत्यास्थ हो, ये पूरी तरह प्रत्यास्थ हो ये जरूरी नहीं है, मतलब 100% प्रत्यास्थ हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो गैसों का अणुगति सिद्धांत तो यही कह रहा है कि 100% प्रत्यास्थ होने चाहिए, जिनका आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। देखिए, गैस के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है, लेकिन कब नगण्य होगा, जबकि तापमान उच्च होगा और दाब कम होगा। इसलिए बाद में इस सिद्धांत की जो कमियां हैं वो भी हम अब पढ़ेंगे। अभी तो ये सिद्धांत देख ले, सिद्धांत क्या कह रहा है। सिद्धांत कह रहा है कि गैस के अणुओं जिनका आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है, अणुओं की परस्पर टक्कर के दौरान ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ठीक है। गैस के अणु लगातार सीधी रेखा में गति करते हैं तथा टक्कर के बाद उनकी दिशा बदल जाती है। गैस के जो अणु होते हैं वो लगातार सीधी रेखा में गति करते हैं और टक्कर होने के बाद इनकी दिशा बदल जाती है, ठीक है। और गैस के अणु परत की दीवारों पर प्रहार करते हैं तो दीवार बल अनुभव करती है। यही बल गैसीय दाब प्रदान करता है। देखो, जो गैस के अणु होते हैं वो परत की दीवार पर प्रहार करती हैं तो दीवार पर बल अनुभव होता है। यही बल गैसीय दाब कहलाता है। ये जो बल है वो गैसीय दाब, ये बल गैसीय दाब प्रदान करता है, ठीक है। अब गैसों के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए और न ही अणु एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने चाहिए। ये स्थितियां होती नहीं है, लेकिन गैस के अणुगति सिद्धांत में इन स्थितियों की कल्पना की गई है कि गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और गैस के अणु एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित भी नहीं करते हैं, ठीक है। गैस के अणुओं का जो वेग है, गैस के अणुओं का वेग यानी गतिज ऊर्जा समान नहीं होती है। गैस के अणुओं का जो वेग यानी गतिज ऊर्जा है वो समान नहीं होती है। हम अणुओं के औसत वेग या औसत गतिज ऊर्जा को काम में लेते हैं। देखिए, एक गैस का अणु है, उसकी गतिज ऊर्जा अलग होगी, दूसरा है उसकी गतिज ऊर्जा अलग होगी। तो हम किसी एक अणु की गतिज ऊर्जा की बात नहीं कर रहे हैं, हम गैस के सभी अणुओं के गति की औसत वेग या औसत ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो हम अणुओं के औसत वेग या औसत गतिज ऊर्जा को काम में लेते हैं, ठीक है। औसत गतिज ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है, प्रकृति पर नहीं, ठीक है। देखिए, किसी गैस की ऊर्जा क्या होगी, ये इस पर निर्भर नहीं करेगी कि गैस कौन सी है, ये इस पर निर्भर करेगी कि उस गैस का तापमान क्या है। तापमान ज़्यादा होगा तो औसत वेग या औसत गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, तापमान कम होगा
तो औसत गतिज ऊर्जा भी कम होगी। आप लोग ये डायग्राम देखिए, अणुगति समीकरण का ये डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है। गैसों के अणुगति समीकरण की व्युत्पत्ति यानी डेरिवेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी फॉर गैसेस, है ना। इसका ये पूरा डेरिवेशन है जो नेक्स्ट 2-3 पेजेस में कंप्लीट होगा। अणुगति सिद्धांत का जनरली डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन अणुगति सिद्धांत के जो पोस्टुलेट अभिकृत हैं वो एग्जाम में हमेशा आते हैं, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। 6 पोस्टुलेट हैं, 6 पोस्टुलेट अच्छे से याद करने हैं आपको। ये इसका डेरिवेशन है। अणुगति समीकरण से गैसों के नियम की व्याख्या कैसे की जाती है? यह बॉयल नियम की है व्याख्या, ये आवोगाद्रो के नियम की व्याख्या है, उसके बाद ग्राहम का विसरण नियम और गतिज ऊर्जा और ताप की व्याख्या है। इसमें लास्ट वाला पोर्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि के जो वोल्टजमान स्थिरांक है उसकी वैल्यू क्या होती है, या के वोल्टजमान स्थिरांक होता क्या है। देखिए, के प्रति अणु गैस स्थिरांक है, यानी के गैस के एक अणु के लिए स्थिरांक है। तो के प्रति अणु गैस स्थिरांक है, जिसका मान होता है R/N की बराबर। क्या? R/N की बराबर, है ना। तो के को वोल्टजमान स्थिरांक भी कहते हैं, और के का मान क्या होता है? R/N, ठीक है। तो R का मान क्या होता है? R गैस स्थिरांक था 8.314 और N आवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻²3। तो 8.314 में 6.023 का भाग दिया तो क्या आएगा? 1.38 इंटू ये 10⁻23 है, 10⁻23 बट्टा के ऊपर जाएगी तो 10⁻−23 हो जाएगी। तो के का मान क्या जाएगा? 1.38 इंटू 10⁻23 जूल प्रति केल्विन। याद रखिएगा, के पूछ लेते हैं के का मान क्या होता है। के का मान होता है R/N की बराबर। R यहाँ क्या है? गैस स्थिरांक है। N यहाँ क्या है? आवोगाद्रो संख्या है, ठीक है। यहाँ N कैपिटल नहीं लिख के हम लिखेंगे स्मॉल n। के बराबर कैपिटल R/n, स्मॉल n है आवोगाद्रो संख्या। तो R गैस स्थिरांक की वैल्यू आपको याद है, ठीक है, लिख दी। N आवोगाद्रो संख्या आपको याद है, लिख दी। दोनों का भाग दिया तो हमारे पास क्या आ गया? 1.38 इंटू 10⁻−23 जूल प्रति केल्विन आया। तो R तो गैस स्थिरांक है, तो के कौन सा स्थिरांक? के गैस के प्रति अणु यानी एक अणु के लिए गैस स्थिरांक है, ये याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि गैस आदर्श व्यवहार प्रदर्शित क्यों नहीं करती है, या गैस आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है। देखिए, जो हमने गैसों का अणुगति सिद्धांत में जो सिद्धांत पढ़े हैं या पोस्टुलेट यानी अभिगृत पढ़े हैं, वो आदर्श हैं, यानी कि आइडियल कंडीशन के लिए, और आइडियल कंडीशन कभी होती नहीं है। इसलिए गैस अपने आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है। अब वो विचलन क्यों प्रदर्शित करती है वो यहाँ बताया गया है। देखिए, इस आप ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ है PV व P दाब के मध्य का है ग्राफ। तो एक तरफ तो आप ले रहे हैं PV, जिसमें ले रहे हैं लीटर इंटू एटमॉस्फेयर, और दूसरी तरफ आप ले रहे हैं P प्रेशर जो एटमॉस्फेयर में है। तो PV व P के मध्य का ये ग्राफ है, ठीक है। तो एक तरफ तो PV है, एक तरफ P है। अब ये ग्राफ में आप देखिए, जो हाइड्रोजन है वो सीधी लाइन में बढ़ रहा है, हीलियम सीधी लाइन में बढ़ रहा है, नाइट्रोजन पहले नीचे जा रहा है फिर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नीचे जाके फिर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और मैथेन CH4 भी नीचे जाके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, और ये डायग्राम लगभग 22 समथिंग से स्टार्ट हो रहा है ना, 20 और 25 के बीच में ना, तो 22 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट है। जब हमने डेड डेस वाली एक सीधी लाइन बनाई है, ये सीधी लाइन क्या प्रदर्शित कर रही है? ये सीधी लाइन आदर्श मोल को प्रदर्शित कर रही है। अब आदर्श स्थिति तो कभी होती नहीं है, आदर्श व्यवहार से तो गैस हमेशा विचलन प्रदर्शित करती है। तो आदर्श व्यवहार की कब होने की संभावना होती है? आदर्श व्यवहार की तब होने की संभावना होती है जब गैस का तापमान तो हम बहुत अधिक कर दें। तापमान बहुत अधिक करने के कारण गैस का आयतन बहुत अधिक हो जाएगा, गैस के अणु एक दूसरे से दूर दूर होंगे और दूर दूर होकर दूर दूर विचरण करेंगे, है ना। और
तापमान तो बहुत अधिक कर दें और दाब बहुत कम कर दें, दाब भी कम होगा तो भी गैस के अणु एक दूसरे से बहुत दूर दूर घूमेंगे, तब आदर्श स्थिति हो सकती है। लेकिन सामान्य अवस्था में क्योंकि तापमान कम और दाब ज़्यादा तो आदर्श स्थिति होगी नहीं। आदर्श स्थिति कब होगी? जब तापमान ज़्यादा और दाब कम, है ना, तब होगी आदर्श स्थिति। लेकिन इसका उल्टा है, तापमान तो कम होता है, दाब ज़्यादा होता है, तो आदर्श स्थिति नहीं हो पाती। समस्त गैस निम्न दाब व उच्च ताप पर आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, पूरी तरह नहीं लेकिन लगभग, परंतु निम्न ताप व उच्च दाब पर इनका व्यवहार आदर्श से विचलित हो जाता है। ठीक है ना। तो जो हमारे पास वो फॉर्मूला था आदर्श गैस समीकरण का, वो क्या था? PV बराबर NRT। अब RT को ब्रज गुना करके अगर PV के यहाँ ले आए तो PV बट्टा RT हो जाएगा। तो PV बट्टा RT बराबर N, स्मॉल n होगा। तो स्मॉल n की जगह हम अगर 1 रखें तो इसको हम क्या कहेंगे? संपीड़िता गुणांक। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संपीड़िता गुणांक क्या है, तो संपीड़िता गुणांक है PV बट्टा RT बराबर 1। और आदर्श गैस के लिए संपीड़िता गुणांक को मान लेते हैं Z, तो एक की जगह हम लिख लेंगे Z। तो PV बटा RT बराबर Z, जहां Z संपीड़िता गुणांक यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। अब हम यहां देखते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए तो फिर भी लाइनें देखिए सीधी जा रही हैं, लेकिन नाइट्रोजन के लिए नीचे जाके फिर ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी नीचे जाके फिर ऊपर जा रही है। तो हाइड्रोजन और हीलियम तो थोड़ा बहुत सही व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं। ये देखिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मेथेन, और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ बनाए किसमें? संपीड़िता गुणांक Z और दाब P के मध्य। संपीड़िता गुणांक Z क्या है? अभी मैंने आपको बताया PV बट्टा RT, यह संपीड़िता गुणांक क्या? PV बट्टा RT है संपीड़िता गुणांक Z। इसके और दाब P के मध्य हम ग्राफ बनाए तो किस तरह का ग्राफ आएगा? ये देख लीजिए, हाइड्रोजन व हीलियम गैसों के लिए P का मान बढ़ने पर PV का मान भी बढ़ रहा है, लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मेथेन आदि गैसों के लिए P का मान बढ़ने पर PV का मान पहले तो कम होता है और फिर बढ़ता है। इस डायग्राम की बात है ये। हाइड्रोजन व हीलियम गैसों के लिए P का मान बढ़ाने पर PV का मान भी बढ़ रहा है। सीधी लाइनें हैं ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, किसके लिए? हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। लेकिन नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन के लिए ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन के लिए दाब का मान बढ़ाने पर PV का मान पहले कम होगा फिर बढ़ेगा। ठीक है। और ये दूसरा है दाब P और संपीड़िता गुणांक Z के मध्य का ये है। आदर्श व्यवहार से विचलन को हम संपीड़िता गुणांक Z व दाब के मध्य ग्राफ से समझ सकते हैं। ये है डायग्राम। देखिए संपीड़िता गुणांक Z का मान 1 कब होगा? एग्जैक्ट 1, जब सीधी लाइन आएगी। और सीधी लाइन कब आएगी? जब PV बटा RT का मान 1 होगा। और PV बटा RT का मान 1 कब होगा? जब PV और RT एक समान होंगे। तो इस ग्राफ में हम देखें तो Z का मान 1 से कम होना यह दर्शाता है कि गैस की संपीड़िता आदर्श गैस से अधिक है। ऐसी गैसों को आसानी से द्रवित किया जा सकता है। देखिए जो ग्राफ 1 के नीचे उन्हें आसानी से द्रवित किया जा सकता है, लेकिन हाइड्रोजन व हीलियम के अतिरिक्त दाब बढ़ाने पर समस्त गैस के वक्र पहले नीचे जाते हैं, फिर दाब बढ़ाने पर ऊपर की ओर जाते हैं। अर्थात कम दाब पर संपीड़िता अधिक होती है, जबकि अधिक दाब पर संपीड़िता कम हो जाती है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम इस 1 के ऊपर ही रहेंगी लाइनें। देखिए ये लाइनें ऊपर ही हैं, किसके लिए? हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, है ना। तो इनको हाइड्रोजन और हीलियम को आसानी से द्रवित नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि संपीड़िता पर ताप का क्या प्रभाव होता है। यानी हम Z और Z संपीड़िता गुणांक और दाब P के मध्य ग्राफ बना रहे हैं, लेकिन एक ही गैस लिए और ताप अलग अलग लिए हैं। तो देखिए 200 केल्विन पर, 500 केल्विन, 624 केल्विन और 1000 केल्विन पर सीधी लाइन आ गई है ना। ये आपने देखा है। संपीड़िता गुणांक को यदि दाब के साथ अलग अलग ताप पर आलेखित किया जाए तो इस प्रकार का ये डायग्राम आएगा। अब आप ये देखिए, वह ताप जिस पर 0 से 200 एटमॉस्फेयर पर परिसीमन में गैस बॉयल के नियम का पालन करते हैं, बॉयल ताप कहलाता है।
और बॉयल ताप यहाँ क्या आ रहा है, 624 केल्विन आ रहा है। तो ये जो डायग्राम है ये एथिलीन गैस के लिए है, संपीड़ितता गुणांक Z व P दाब के मध्य का है डायग्राम। अब आदर्श गैस से गैसें विचलन क्यों प्रदर्शित करती हैं, और जब ये विचलन प्रदर्शित करती हैं तो आइडियल गैस समीकरण PV बराबर nRT का यूज ही क्या हुआ, फिर तो हम PV बराबर nRT की जगह कोई दूसरा गैस समीकरण बनाए। दूसरा गैस समीकरण बनाए, वो बनाए वॉन डेर वाल गैस समीकरण, राइट। तो अब हम देखेंगे कि ये जो आदर्श गैस से विचलन क्यों प्रदर्शित करते हैं। देखिए, आदर्श गैस के गुणों की व्याख्या अणुगति सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। अणुगति सिद्धांत की मूल धारणाएं क्या हैं, जैसे अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, यानी कि जो अणुओं का आयतन होता है वो गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, पहला। दूसरा, अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, अणुओं के मध्य आकर्षण बल होगा। तो देखिए, ताप व दाब की समान परिस्थितियों में अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में 0.014% होता है, जो कि नगण्य माना जा सकता है। परंतु जब हम दाब उच्च कर देते हैं, यानी उच्च दाब पर अणुओं के आयतन को गैस के आयतन की तुलना में हम नगण्य नहीं मान सकते। यानी कि अगर हम उच्च दाब रखें जैसे कि 100 एटमॉस्फेयर या इससे अधिक, तो गैस के अणुओं का जो आयतन होता है वो गैस के कुल आयतन का लगभग 1.4% हो जाता है। तो 1.4% को हम नगण्य नहीं मान सकते हैं। इसलिए जो अणुगति सिद्धांत का पहला वाला नियम है वो फॉलो नहीं हो रहा। दूसरा नियम ये कह रहा है कि उनके मध्य आकर्षण नहीं होना चाहिए, उसको भी हम देखते हैं। देखिए, जब कम दाब होता है और उच्च ताप होता है तब तो बात सही है, लेकिन जब अधिक दाब होगा और निम्न ताप होगा जब ये बात सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अणु पास पास आ जाएंगे। जब अणु पास पास आ जाएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और आकर्षित करेंगे तो फिर ये दूसरा वाला जो आदर्श जो अणुगति सिद्धांत है उसका दूसरा भी नियम लागू नहीं होगा, जो ये कहता था कि अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब उच्च दाब है और निम्न ताप है तो अणु पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो उनके मध्य आकर्षण बल भी होगा। अब इस आकर्षण बल से क्या होता है वो हम देखते हैं, है ना। तो आकर्षण बल से क्या होता है और किस प्रकार वॉन डेर वाल गैस समीकरण दी, हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों। तब तक के लिए टेक केयर।